चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बेटा सभी बच्चे अपना पीडीएफ एक बार ओपन कर लें जरा एक बार। पीडीएफ के अंदर आप लोग इसमें सबसे पहले आप कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग इसमें गिवन है, राइट। कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, फिर इसमें है हमारे पास 6 कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग है, फिर इसमें हमारे पास है सब्सक्रिप्शन असाइनमेंट। एक स्टेप 7 लिखा होगा इसमें, स्टेप 7 एक बार सारे बच्चे निकाल लो आराम से। स्टेप 7 में आप लोग लेवल 3 पे आ जाओ बेटा। स्टेप 7 में लेवल 3 पे ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन पढ़ने का मूड है या कुछ नया करना चाहते हो आज? हाँ, सब्सक्रिप्शन में बच्चों एक बार थोड़ा आइडिया दोगे कि सब्सक्रिप्शन पढ़ने का मूड है या कुछ नया? एक मिनट वो ऑफ कर देना। बोलेंगे नहीं, फिर चुपचाप बैठ जाएंगे आराम से मस्त होके। कुछ नया करवा। अच्छा तो फिर मेरी एक बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो और मानना मेरी बात प्लीज। मैं नया पढ़ा दूंगा आपके सामने। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लेवल 3 दिख रहा है बेटा आप लोगों को? लेवल 3 के कुछ क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन में। स्टेप 5, 6, 7 में आओगे। स्टेप 7 में सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, लेवल 1 आएगा, लेवल 2 आएगा, लेवल 3 में मैंने देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पांचों क्वेश्चन एक साथ करने बैठ जाओ आप। ऐसा करना, एक क्वेश्चन करना और देखना कि वो आपको समझ में आता है या नहीं। सब्सक्रिप्शन थोड़ा है प्रॉब्लम वाला, मतलब जल्दी बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, और एक बार समझ में आ जाए तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न भी नहीं होती है। तो जब तक हम सेफ नहीं हो जाते तब तक मैं ये कहूँगा कि आप उस पर काम करें। चलिए ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए नए में आप पीडीएफ में सबसे पहले जो स्टेप 5 है उस पर आ जाइए। हम स्टेप 5 पे बात करते हैं, वो क्या कहता है। स्टेप 5 का नाम हम लोगों ने रखा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। इसे यूँ समझिए कि हमारे पास कई बार कुछ रिजर्व होते हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके समझाऊंगा, शायद आपको अच्छा लगे एग्जांपल। ये भी हो सकता है कि वो आपके दिमाग में जगह बना ले। आप ये समझिए कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो पैसा कमाते हैं, अर्निंग है उनके पास, लेकिन वो जो भी अर्निंग होती है वो उसे अपने हिसाब से, मन चाहे हिसाब से खर्च नहीं करते। कहीं उनके दिमाग में इस तरह की टेंशन रहती है कि भाई अगर बच्चा पढ़ रहा है और अगर वो पढ़ने में होशियार है, तो हायर एजुकेशन के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा बचा के रखें। और अगर बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, पढ़ने में नालायक है, तो डेफिनेटली कल को उसे कोई बिजनेस खोल के देना पड़ेगा या कहीं काम धंधे पे लगाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को इस बात की भी टेंशन होती है कि हमें उस केस में भी बच्चों के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखना पड़ेगा। यानी कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी उनके हाथ में अर्निंग आती है, वो सारा पैसा अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपनी मन चाही जगह पे खर्च करते हुए डरते हैं। आपके फ्यूचर सेफ्टी के लिए वो सेव करके ही रखते हैं। चाहे बच्चा पढ़ने में होशियार हो तो भी उन्हें लगता है कि भाई अगर हायर स्टडी में गया तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ के लिए वो एक रिजर्व बना लेते हैं। और अगर बच्चा नालायक है तो शायद उसे बिजनेस या काम धंधे में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब भी वो उसके लिए एक रिजर्व या फंड बना लेते हैं। तो रिजर्व या फंड ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन का दिमाग चलता है इसमें। ये हम लोगों की इंडिया में एक पॉलिसी है पैसा जोड़ के रखने की, हाँ, किसी ना किसी खास पर्पज से। आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों की मैरिज के लिए भी उन्हें लगता है कि इसकी शादी करेंगे, तो उसमें भी हमारे इंडिया में मैरिज एक बहुत बड़ा खर्चा माना जाता है।
तो लगभग कई लोग तो जिंदगी भर की जमा पूंजी भी मैरिज पे लगा देते हैं, शो ऑफ बहुत होता है, बट एनीवे जो भी है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक फंड बना रखा होता है, चाहे हम उसको मैरिज फंड कह सकते हैं, कि भाई उन्होंने एक फंड बनाया है कि अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा करके वो जोड़ते रहते हैं कि एक दिन जब मैरिज होगी तो हम ये पैसा खर्च करेंगे। ऐसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग से पैसे जोड़ते हैं, एजुकेशन फंड बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो हम कुछ करेंगे। कई पेरेंट्स का एक सपना ये भी होता है कि वो कहते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा सा घर बनाना है, तो वो अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा जोड़ के इसलिए रखते रहते हैं कि एक दिन वो इस फंड के पैसे से बिल्डिंग बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग फंड, ठीक है, कि बिल्डिंग के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। मैरिज फंड, बच्चे की मैरिज के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। एजुकेशन फंड, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। तो पहली बात तो अपने दिमाग में ये सेट करो सारे बच्चे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम फंड में जो पैसा आता है वो इनकम से आता है। ये मैंने एक नॉर्मल सी बात की, यानी कि एक पेरेंट्स फंड कैसे बनाते हैं, जो भी उनके हाथ में अर्निंग होती है उस अर्निंग का कुछ हिस्सा वो बचा के फंड में डालते रहते हैं, एक दिन पर्टिकुलर वो डे आने पे उसका यूज करेंगे। अब इस बात को रखते हैं साइड पे। इससे ये तो समझ में आया कि फंड किसी फ्यूचर एक्सपेंस के लिए बनाए जाते हैं, फंड का कोई खास पर्पस होता है, हमें ये बात भी समझ में आई। अब पॉइंट उठता है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी फंड मेंटेन करती हैं। अब वैसे अलग बात है कि इनकी कोई इनकम तो होती नहीं, ये तो बोल नहीं सकते कि हम इनकम में से पैसा बचाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक बिल्डिंग बनानी है, सपोज एक हॉस्पिटल बनाना है जो फ्री ऑफ लोगों का इलाज करेगा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए इनको फंड चाहिए। ये लोग मेनली डोनेशन मांगते हैं कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमें डोनेशन चाहिए। तो ये डोनेशन के पैसे का यूज एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक फंड के लिए करना शुरू कर देते हैं। अब वो ये कहते हैं कि देखो सर, जो पैसा हमने फंड में डाल दिया, कोई चीज अगर फंड में चले गई, उस फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम होगी तो वो भी फंड में ही जोड़ी जाएगी। मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपके पापा ने फंड के लिए, आपके एजुकेशन फंड के लिए सपोज करो 10 लाख रुपीस अलमीरा में रखे हुए हैं। अब एक दिन मामा बोलती है कि भाई ये जो 10 लाख रुपीस आपने अलमीरा में जोड़े हैं, ये अलमीरा में रखे रखे तो बढ़ नहीं जाएंगे। इससे बेटर ये होता कि काश ये फंड का पैसा आप इस अलमीरा में रखने के बजाय आप बैंक में इसको रखते, तो कम से कम बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो देता। हाँ, अब वो जो इंटरेस्ट का पैसा है उससे आपका फंड बढ़ता ही रहता, तो घर में रख के तो फंड बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे जो एनपीओज होते हैं ये एक बात कहते हैं कि हमने अगर कोई फंड हमारे पास है, उस फंड से हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मम्मा ने एडवाइस दी कि घर में पैसा रखने से क्या फायदा, क्यों ना बैंक में आप इस पैसे की एफडी करा दो। तो है तो वो फंड, लेकिन आपने उस फंड से इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो भी फंड ही बढ़ेगा, उससे फंड में ही ऐड किया जाता है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक छोटी सी बात कहती है कि सर अगर आपके पास कोई फंड है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो उस फंड में ऐड करो, और अगर उससे रिलेटेड आप कोई खर्चा करते हैं तो उसे फंड में से माइनस कर दो। बस इतनी सी बात है। मैं ये बात क्यों पढ़ा रहा हूं समझाता हूं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम को हमारे यहाँ दिखाने का रिवाज है इनकम में, और एक्सपेंस को दिखाने का रिवाज है एक्सपेंस में। वो एक छोटी सी बात कह रहा है कि सर अगर आपने किसी चीज का कोई फंड बना रखा है तो फंड की रिलेटेड कोई इनकम होगी तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत दिखाना। अगर किसी चीज का आपने फंड बना रखा है और उससे रिलेटेड आपको कोई एक्सपेंस होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत दिखाना। तो हमने कहा सर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते तो हो, कह रहे बनाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम उन इनकम और एक्सपेंस के लिए यूज नहीं करते जिनके लिए हमने फंड बना रखा हो। उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते, हम उन्हें फंड में ऐड करके दिखाते हैं और फंड में से ही हम उन्हें लेस करके दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि किसी चीज का आपने फंड बनाया है, उसकी इनकम और उसके एक्सपेंस आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते, राइट। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्या कहना चाहते हो, मुझे ये बताओ। तो मैं तुझे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन। जब भी आप कभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग हैंडल कर रहे हो तो आप ये समझना कि फंड दो चीजों के लिए बनते हैं, यानी कि दो तरह के फंड होते हैं। एक होता है रिवेन्यू नेचर। मेरी ख्याल से ये क्लास ये बात समझती होगी कि रिवेन्यू नेचर का मतलब होता है बार बार, यानी कि आपने इस चीज के लिए फंड बना लिया जिसमें खर्चे बार बार होंगे। फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए मैंने कोई मेडिसिन फंड बना लिया, किसी एनपीओ ने मेडिसिन, आज की डेट में मेडिसिन फंड बना रखा है, सपोज कि हम इससे मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेंगे, तो बताओ मेडिसिन फंड का इस्तेमाल रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? रेवेन्यू। क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर मतलब बिल्डिंग फंड। अब ये बताओ बेटा, इस फंड का इस्तेमाल कभी कभी होगा या बार बार होगा? कभी 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 कभी। इसलिए एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि आप फंड बना तो रहे हो, क्वेश्चन में आपका सामना फंड से होगा, लेकिन वो फंड है किस नेचर का? अगर वो रिवेन्यू नेचर का है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चों को एक ट्रीटमेंट समझाते हैं। क्या? ऐसे बच्चों को हम ये बताते हैं कि देख बेटे बात सुन, तुझे एक बात समझनी है कि किसी भी चीज का अगर फंड है, तुझे उसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में शो करनी है। बैलेंस शीट में भी तुझे लायबिलिटी साइड में उसको शो करना है। कैसे शो करना है? सपोज करो मेडिसिन फंड बना हुआ है, ऐसे आपको ऐसे हेड डालना है और सबसे पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस। कितने का फंड? पिछले साल का बना हुआ कोई फंड अगर आपके पास है तो वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा। पिछले साल का अगर कोई फंड आपने बनाया है तो वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा, एडजस्टमेंट में गिवन होगा। लेकिन आपको अगर इस साल इस फंड के लिए कोई डोनेशन मिला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोनेशन फॉर मेडिसिन्स, तो वो इसमें ऐड होगा, डोनेशन फॉर मेडिसिन्स, वो इसमें ऐड होगा। और अगर मान लीजिए आपने इस फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे मैंने कहा था कि बैंक में आप एफडी कर देते हो, तो यहां पे क्वेश्चन में शायद ऐसे लिखा होगा 10% मेडिसिन फंड इन्वेस्टमेंट। आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि फंड में पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा निकाल के हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो मम्मा वाली बात कि उन्होंने कहा घर में पैसे रख के क्या होगा, इससे अच्छा है कि आप इसे बैंक में एफडी कर दो, तो उन्होंने उठा के एफडी करा दी। अब हमारे यहाँ अगर एफडी करा दी तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बेटे ये क्या चीज है 10%? इसका मतलब कि इसका जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। तो अकाउंट कहता है कि ये क्योंकि फंड के पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो इंटरेस्ट आपको इसके ऊपर मिलेगा वो भी फंड में ही ऐड होगा, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने इस फंड में से कोई खर्चा किया है, कोई एक्सपेंस किया है, तो वो इसमें से माइनस होगा। मैं ये कह सकता हूं एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन्स, जो आपने मेडिसिन्स पे खर्चे किए हैं वो आप इसमें से माइनस कर दो। अब जो फिगर आएगी वो आउटर कॉलम में आएगी। आपको याद होगा बेटा, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल आपने किए थे उसमें मेडिसिन पेमेंट साइड में लिखा होता था और आप उसे एक्सपेंस मान लेते थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, आप उसे एक्सपेंस मान लेते थे। लेकिन इस बार वो कह रहा है कि सर अगर आपके पास मेडिसिन का फंड बना हुआ है तो आप उसे एक्सपेंस नहीं मान सकते। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, पहले आप इसको इनकम मान लेते थे, लेकिन अगर वो फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट किया तो आप उसे इनकम नहीं मान सकते। आपको फंड में ऐड और लेस करके उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? एक ऐसा फंड है बेटा जिसकी इनकम हम दिखा देते हैं, कई बार इनकम है, पर उस फंड पे अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। आप पीडीएफ ओपन कर लो मेरे बच्चों, और पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आप फर्स्ट बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे बताइए बेटा, किस चीज से रिलेटेड फंड बनाया हुआ है आपने? सर मैच। अब ये बताओ कि कोई क्रिकेट क्लब होगा या कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा, तो
तो स्पोर्ट्स क्लब में मैच जो है वो रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है? बार बार वो मैच होंगे, ऐसा तो नहीं कि 5-6 साल में एक आध बार वो मैच कराएगा। तो इसने फंड वर्ड का इस्तेमाल कर लिया कि उसके पास मैच फंड है। तो एग्जामिनर अगर मुझे इससे कहता है कि सर इसकी ट्रीटमेंट करके दिखाओ, तो मैं कैसे ट्रीटमेंट करूंगा? एक बार जरा नोट करो बेटा सारे बच्चे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है कि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम इसका टोटल नहीं करेंगे, हम इसे मैच करके नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाते तो किस सेट दिखाते और कितना अमाउंट दिखाते। एक्सट्रैक्टेड का ये मतलब होता है एक नमूना टाइप। ठीक, तो चलिए साहब एक्सट्रैक्टेड हमने लिख दिया। अब ऐसे मैंने एक लायबिलिटी सेट बना ली और एक ऐसे मैंने एसेट सेट बना ली, और मैं जानता हूं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में पहला हेडिंग मैच फंड डाला जाएगा, और मैच फंड को मैं अंडरलाइन करूंगा। ये बताओ पिछले साल का कोई फंड मेरे पास था क्या? 31 मार्च 2017 को अगर आप देखें तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि 2018 आपका करंट ईयर है, तो 1,70,000 रुपये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था। राइट, क्या देखो मुझे कोई डोनेशन मिला है? यस, डोनेशन मुझे मिला है 90,000 रुपये, तो प्लस मैंने किया इसमें डोनेशन। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डोनेशन मैच के लिए मिला है, तो ये डोनेशन इसमें आ गया। उसके बाद ये क्या? प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। अब देखो वैसे प्रोसीड अगर दे रखा होता, प्रोसीड का मतलब होता है वसूली, यानी कि मैच की टिकटें बेच के जो पैसा इन्होंने वसूल किया, दिस इज कॉल्ड प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। तो पर क्योंकि मैच का फंड बना हुआ है, तो जो टिकटें बेच के पैसा मिला वो फंड में ऐड किया जाएगा, वरना ये चीज हम पहले इनकम में दिखा देते, पर वो कह रहे हैं नो सर अब आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो जो भी मैच से रिलेटेड इनकम होगी वो आपको इसी में ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं साहब इनकम ऐड कर रहा हूं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, ये बेटा मैंने इसमें ऐड किया, और प्रोसीड से मुझे पैसा मिला है 30,000 रुपये। हालांकि इस क्वेश्चन में ये कहीं लिखा कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट भी की है, तो नहीं की, इन्वेस्टमेंट तो नहीं की। ठीक, क्या मेरे मैच पे कोई खर्चे हुए हैं? यस, पहले देख लेते हैं। लेस एक्सपेंसेस ऑन मैच, तो साहब खर्चे मैंने किए हैं 3 लाख रुपए के। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में जरा टोटल करो और देखो मैच में पैसा फंड में पड़ा कितना है। सर माइनस में, अगर आप देखें तो 2,90,000 रुपये आपके पास फंड में पैसा पड़ा हुआ है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सपोज करो बेटा, जैसे आपको ये चीज बड़ी ओड लग रही होगी, लेकिन ओड नहीं है, मैं एक एग्जांपल दूंगा और ये चीज आपको बिल्कुल सेट हो जाएगी। सपोज करो कि आपके फादर ने मैरिज के लिए 2,90,000 का बजट बनाया, फंड में पैसे जोड़ के रखे थे कि इतना पैसा शादी पे लग जाएगा। मुझे ये बता दो बेटा कि जितने रुपए का फंड है, क्या कंफर्म है कि उतना ही लगेगा या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? मैंने मैरिज का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मैरिज पे खर्चा ऊपर नीचे चला जाता है। इसलिए कोई ये सोचे कि जब फंड में पैसा था ही नहीं तो आपने इतना खर्चा कैसे कर दिया, ऐसा सोचना बेवकूफी साबित होगी, क्योंकि देखो सर वो सिचुएशन देख के होगा। इसलिए ये कोई बच्चा ना सोचे कि फंड है तो उससे ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। अगर शादी है तय हो गई तो शादी तो होगी, जितना एक्चुअल खर्चा है वो भी होगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपका फंड कम पड़ गया वो आप बाद में मैनेज करोगे। इसीलिए अकाउंट कहता है कि सर जितना आपके पास फंड है आप उतना पैसा फंड में से निकाल के खर्च कर दो, बाकी अपना एक्सपेंस चाहे अपने बिजनेस से निकालो चाहे पैसा कहीं और से निकालो, वो आपकी हेडेक है। तो मुझे बताओ, मैंने बेटा इस एग्जांपल के अंदर मैं इस फंड में से 3 लाख निकाल सकता हूं या 2,90,000 रुपए ही निकाल पाऊंगा? 2 लाख। तो मेरा फंड तो जीरो हो गया। बोलो बेटा, बोलो। हाँ, लेकिन मैंने खर्चे और किए हैं। बताओ कितना फालतू खर्चा मैंने किया है? 10,000। वो 10,000 रुपीज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं एक्सपेंसेस में दिखाऊंगा, एक्सपेंसेस ऑन मैच।
कि भाई ये मेरा बिजनेस का खर्चा फालतू हो गया, मेरा मैच फंड कम पड़ गया था। अगर मैच फंड कम ना पड़ा होता, ये 10,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाते। एनी डाउट? नो सर। यानी कि एक बात समझ में आ रही है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना फंड में है। ठीक है, इनकी किस्मत ऐसी थी कि जितना फंड में जोड़ा था उससे ज्यादा खर्च हो गया। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि उससे ज्यादा खर्चा हो, तो बिल्कुल हो सकती है। एक्चुअल में जब खर्चे हो रहे हैं तो वो मैच में खर्चे हो रहे हैं तो हो रहे होंगे, ज्यादा कम हो सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। सर एक बार लास्ट पॉइंट फिर से समझा दो, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी। यस सर। वान्या मैच हमारे पास फंड में पैसा 2 लाख रुपए 90,000 रुपये पड़ा हुआ है, लेकिन हमने खर्चा 3 लाख का कर दिया। तो खर्चा जो फालतू खर्चा आपने किया है, जैसे इस फंड में से आप 290 ही निकाल पाओगे, जो फालतू है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे बेटा। चलो बच्चों, बात मतलब मैं मान लूं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुधा बोलो बेटा। सर अगर एक्सपेंसेस कम होते मैच फंड से तो क्या सपोज ये अमाउंट 2 लाख रुपीज होता, यस तो ये अमाउंट 90,000 होता और यहां कुछ नहीं आता, खत्म बात। ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी थर्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटे सारे। क्वेश्चन नंबर 4। बैलेंस शीट बनाते हैं, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्टेड लिखते हैं। सर एक बार इसका मीनिंग बता दो। एक्सट्रैक्टेड का मतलब हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ उसका एक नमूना शो कर रहे हैं कि किस साइड दिखाना है। आप देख रहे हैं मैंने ऊपर वाली बैलेंस शीट के कोई टोटल कुछ नहीं किए, ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया, इसी को एक्सट्रैक्टेड कहते हैं। ओके। तनिष्क मेरे को ये बता मेरे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्राइस फंड बनाया है, ये तुझे रिवेन्यू नेचर का लग रहा है या कैपिटल नेचर का लग रहा है? तनिष्क साहब जवाब नहीं दे पा रहे हो। वासु तू बता सकता है? प्राइस फंड आपको मेरे बच्चे कैपिटल नेचर का लगता है या रिवेन्यू नेचर का लगता है? हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है कि ये रिवेन्यू नेचर का फंड है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है सर मुझे तो ये कैपिटल नेचर का लगता है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है क्लास में? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखिए प्राइस फंड। ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस अगर मैं देखूं तो वो 50,000 रुपए है। वेरी गुड। इसने बताओ इस फंड से इन्वेस्टमेंट की है क्या कोई? तो वो यहां पे लिखो 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। और अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है कि ये पैसा अलमीरा में ना पड़ा रहे, तो हमने उठा के बैंक में एफडी कर दी। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि इस 9% का क्या मतलब है? इंटरेस्ट। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका 9% कितना होता है? 45। तो प्लस लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सीधा बात है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसी में ऐड करेगा वो। उसके बाद कोई और इनकम मिली है आपको? कोई डोनेशन, तो डोनेशन ऐड कर देते हैं भाई 15,000 रुपए।
अब इस फंड में कितना पैसा हो गया? 69,500। कोई खर्चे भी हुए? आपने कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्या? Yes, sir. 10,000. प्राइज अवॉर्डेड। तो अब मेरे पास पैसा बचा 59,500। बात खत्म। एक्सट्रैक्टेड मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं इसका टोटल कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा एग्जाम में इसको। और अब आप देख भी रहे हैं कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, सारा फंड के पैसे से ही काम हो गया। अब अगर कोई बच्चा इस केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देता है तो वो गलती कर जाएगा, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फिर वो मतलब नहीं समझा अभी तक। तो एग्जामिनर सिर्फ ये बात कहना चाह रहा है कि अगर किसी चीज का फंड बना हुआ है तो उससे रिलेटेड इनकम और उससे रिलेटेड एक्सपेंस आप फंड में ही दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेपरेट नहीं दिखा सकते। क्या ये बात आप सबके दिमाग में बैठ गई बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा सारे। चलिए बस एक बार मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे हैं जो ये बात समझ गए थे कि ये इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही कर रखी थी, जो डोनेशन का पैसा उसको मिला था वो उसने सेम डे पे वो भी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे इस क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है? बोलो बेटा सेटिस्फाइड? Yes, sir. मैंने डोनेशन के पैसे को इन्वेस्टमेंट में क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहा। अगर क्वेश्चन ये लाइन ना लिखता मैं डोनेशन के पैसे को इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाता। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस। हाँ, अब जरा कोई मुझे शांति से सोच के बताओ कि मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है। समझ के बताना, जल्दी मत बताना। मेरा इंटरेस्ट बनता कितना है, जिसे आप एक्रूड बोलते हो। कल मैं आपको एक्रूड का मतलब बता रहा था। एक तो इस 50,000 पे 9% यानी कि 4,500 तो एक बनता है। बोलो मेरे बच्चों। 1355 और 1350 मेरा एक इंटरेस्ट बनता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 5855 जितना आपका इंटरेस्ट बनता है एक्रूड वो यहां पर आता है 5850। वैसे एक बात बताओ, इतना इंटरेस्ट बनता है तो तुम्हें रिसीव भी तो इतना ही होना चाहिए था, हाँ है ना? Yes, sir. तो वैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना है? 3,000. तो कितना इंटरेस्ट मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 2,850. तो ये पैसा मुझे क्योंकि अभी मिलना है तो इसीलिए ये पैसा मेरी एसेट्स है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग
2850। समझिए अकाउंटेंसी को कि सर एक्रूड का मतलब, अब मैंने कभी 11th में इस पर डिस्कशन नहीं किया, लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि बनता कितना है और मिला कितना है, इसमें फर्क होता है। देखो बेटा, किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है? डोनेशन वाला फिर से बताना। जितना आपका इंटरेस्ट बनता होगा उतना इंटरेस्ट वो दिखाएगा, सीधी सी बात। जितना इंटरेस्ट बनता है, रिसीव नहीं, बाकी वो आउटस्टैंडिंग निकाल लेगा। 60850 इतना फंड में पैसा बचा है। मैंने लिख के दिखाया है कि इसका 9%, इसका भी 9%, इतना बनता है। जितना बनता है उतना इसमें ऐड होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? कह रहे सर आपको तो पता है कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं, पूरी इनकम मानते हैं, सारी बातें आपके बच्चों को पता है, पर ठीक है फिर भी उसे समझाओ कि जितना बनता है वो फंड में ऐड होगा। मिल गया है और नहीं मिला आउटस्टैंडिंग, वो आप अपनी एसेट्स में अलग से दिखा सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? सर अगर हमने डोनेशन को इन्वेस्ट कर दिया तो फिर हमने उसको फंड में फिर से क्यों दिखाया? बेटा ऐसा नहीं, वो तो आप पोजीशन कैश की सोच लो। फंड का पैसा फंड में ही रहेगा, इतने का फंड है, वो इन्वेस्टमेंट चला गया, डबल साइड इफेक्ट आएगा उसका, वरना ये जीरो हो जाएगा वरना फंड। आप जैसे कैपिटल के पैसे और कैश को दिखाते हो ना आप, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट जैसे होता है, कैश एसेट्स में चलाता है पर वो कैपिटल दिखाता है पूरी, तो वही चीज डबल एंट्री सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर। ओके सर। हाँ, ऐसा नहीं कि फंड जीरो कर दोगे, वरना तो आपका फंड जीरो दिखा देगा वो। अभी हमारे फंड में कितना पैसा दिखा रहा है? 60,850 रुपए हमारे फंड में है। हाँ, अब उनका बाइफिकेशन हमने कहां कर रखा है वो अलग बात है, कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, इतना हमारे पास है, व्हाटएवर, राइट? यस सर। फिर भी कोई स्टूडेंट अगर डाउट पूछना चाहता है तो पूछे। हाँ, So the question 4 में भी interest on investment outstanding था। नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं था, उसने हमें रिसीव की डिटेल नहीं दी। अब रिसीव की डिटेल नहीं दी तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि सारा रिसीव हो गया, खत्म बात। Okay. एनी अदर ऑब्जेक्शन? नो सर। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने लेवल पे कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। जिसका मैच नहीं कर रहा वो मेरे से बात करे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैच कर गया बेटा? यस सर। जिसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया वो 7 करे। जिया समझ में आ रहा है? हाँ सर। और सिया तेरे को समझ में आ रहा है? सिया को समझ नहीं आ रहा।
Yes, sir. पक्का आ रहा है समझ में? यस चल। अरमान तेरे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये इजी टॉपिक है, इनको हम टफ टॉपिक नहीं मानते। माधव तेरे को समझ में आ रहा है? सर हो गया मैच। गुड, वेरी गुड। Sir, हो गया। हम्म, चलिए गुड। यानी कि सारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्या मैं ये मान लूं? सर 2 मिनट Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. चलो 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 ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। 7 हो रहा है। हो गया बेटा? यस यस। क्वेश्चन नंबर अब मैं करा रहा हूं। आप आओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड पहले क्वेश्चन देख ले। क्या पूरी क्लास रेडी है भाई? किसी का पेन तो नहीं चल रहा? आप रोक लो पेन थोड़ी देर। सुनो इधर ध्यान से बेटा। थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि आपने क्या हैंडल किया। इससे पहले आप बात को कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो, मैं एक बड़ी सीधी सी बात लिखवाता हूं। देखो, आपने क्या समझा कि फंड 2 तरह के होते हैं। एक कौन से फंड होते हैं? एक होते हैं रिवेन्यू नेचर के। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। स्क्रीन बना रही है, अब ठीक आ रही है? No, sir. ब्लर आ रही है इसकी? चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। अब देखो, अब तो बड़ी आ रही होगी। यस सर ठीक है। अब ठीक है? अभी ब्लर है? यस सही है सर। सही है। तो फंड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक रिवेन्यू नेचर के और एक हमारे पास होते हैं कैपिटल नेचर के। राइट, हाँ। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी नेचर के फंड हो तो दिखाते कहां पर है? बैलेंस शीट में, एक्सट्रैक्टेड। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये मैंने आपको सिखाया। तो कैसे दिखाते हो? आप दिखाते हो ऐसे, कोई फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस,
उससे रिलेटेड अगर कोई डोनेशन तो वो उसमें प्लस कर देते हो आप, उससे रिलेटेड कोई इनकम इंटरेस्ट है तो वो उसमें प्लस कर देते हो आप, उससे रिलेटेड कोई अदर इनकम, चाहे कोई भी इनकम हो, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं ये बात, कोई भी इनकम हो वो ऐड कर देगा इसमें, और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो तो वो आप इसमें से माइनस कर देते हो, और एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचता है वो आउटर कॉलम में। अगर आपने फंड के पैसे से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो फंड इन्वेस्टमेंट आप एसेट्स में दिखाते हो, आउटस्टैंडिंग हो तो बात अलग है। चलो भाई ये बताओ, ये बात आपके दिमाग में सेट बैठ गई? यस सर। हाँ यस सर। लेकिन अपने माइंड को ट्रेंड करना अब, क्योंकि ये जो तुमने अभी तक सीखा है ना, ये जो सब बातें सीखी हैं ये रिवेन्यू नेचर वाले के लिए सीखी है। अगर कहीं कैपिटल नेचर का से सामना हो गया तो जरा देखिए क्या फर्क पड़ता है इस बात में। अभी आप ये चीज कॉपी करना, कह रहे देखो फर्क देखना, पहले डिफरेंस देखना फिर कॉपी करना। कह रहे देखो सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड तो इसमें भी बनती है और लगभग सब चीजें सेम है। ये लीजिए ठीक। अब इसमें क्या होता है जरा वो भी देखें जरा। कह रहे सर यहां भी आप फंड दिखाएंगे, जैसे बिल्डिंग फंड है या कोई भी फंड है वो यहां दिखाएंगे, यहां भी ओपनिंग बैलेंस, यहां भी डोनेशन प्लस, यहां भी इंटरेस्ट अगर है तो प्लस, और यहां भी अगर कोई फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी यहां। तो ये बताओ यहां तक तो सब कुछ सेम चल रहा है। एक बार इस फंड का नाम रखते हैं बिल्डिंग फंड, सपोज बिल्डिंग फंड। बताओ इसमें से एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। भाई बिल्डिंग फंड बनाए इसीलिए जा रहा था, और एक दिन में तो बिल्डिंग बन नहीं जाएगी, धीरे धीरे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसा खर्च किया, सपोज करो वो आपने इसमें से माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो पैसा था वो आउटर कॉलम में आ गया। अब एक बढ़िया बात देखो, यहां पे क्या नई बात देखने को मिलेगी आपको, बड़ी अजीब सी बात मिलेगी। इस पे हम धीरे धीरे आर्गुमेंट भी करते रहेंगे, कभी कभी किसी में इस पे कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज देख रहे हो आपकी, जो बिल्डिंग पे आपने मान लो आपने 15 लाख रुपए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिया बेटा, तो जो 15 लाख का आपने पैसा खर्च किया है, आपको नहीं लगता है कि ये आपकी एसेट्स बन गई? यस सर। इसीलिए ये 15 लाख रुपए इधर एसेट्स में अलग से आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, कि बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी उस पर 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, हो सकता है बाद में और पैसा भी खर्च हो। जरा देखो ये बात आपका माइंड एक्सेप्ट करता है? वर्क इन प्रोग्रेस है तो ऐसे नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होता है बेटा कि अभी बिल्डिंग कंप्लीटेड नहीं है, ये अभी हमने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं, हो सकता है अभी लेंटर डलाओ, हो सकता है प्लस्तर होना बाकी हो सकता है फिनिशिंग बाकी हो, अभी और भी पैसा खर्च होगा, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस लिख देते हैं। दिस इज नॉट कंप्लीटेड बिल्डिंग। यस और नो? तो वो एसेट्स में क्यों है? वर्क इन प्रोग्रेस 15 लाख रुपए आपने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया बेटा, तो आपको क्या होता है, क्या होना चाहिए? जो 15 लाख रुपए आपने फंड में से निकाल दिए, फंड में से तो पैसा खर्च हो गया, इस 15 लाख को क्या मानना चाहिए आपके हिसाब से? फिर एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस मानोगे बेटा तो बिल्डिंग पे खर्चा किया है, एक्सपेंस रिवेन्यू नेचर नहीं है। अगर रिवेन्यू नेचर होता तो हम मान लेते खत्म हो गया, ये पैसा अगले साल नहीं जाएगा। अब आपको पता 15 लाख की बिल्डिंग खड़ी हो गई आपकी, अगले साल वो बिल्डिंग यूज होगी कि नहीं होगी? सर जैसे रिपेयर्स वगैरह होते हैं वो भी तो हम एक्सपेंस में डालते हैं। क्या चीज बेटा? जैसे अगर रिपेयर होते हैं। नहीं, रिपेयर आप जानते हैं कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? रिपेयर रिवेन्यू नेचर हो जाता है बेटा, रिपेयर की बात मत करो आप। आपने पहले ही बात बोल दी कि आप कैपिटल नेचर का मतलब जानते हैं कि ये खर्चे कभी कभी होते हैं। इस फंड में पैसा सालों से जुड़ रहा होता है, खर्च होने की जब बारी आती है तो लगातार पैसा निकलता है फिर इसमें से।
हाँ है ना यस सर। बेटा? मैरिज फंड है, पापा ने बहुत टाइम से पैसा जोड़ा होगा, लेकिन खर्च वो एक दिन में हो जाएगा। लेकिन वो एक अलग, मैं उसका यहाँ पे एग्जांपल गलत सेट हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि मैरिज फंड से एसेट्स कौन सी बन जाती है, इसलिए वो यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा। इसलिए मैंने नाम बिल्डिंग फंड रखा कि बेटे बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाला, इसका मतलब आपने बिल्डिंग बना ली, और बिल्डिंग बना ली तो फंड में से तो पैसा कम हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग जो बना ली वो तो एसेट्स बन गई तुम्हारी। यस सर। हाँ है ना? आप बताओ कि मशीन का फंड बताओ, भी पूरी क्लास बताओ, मशीन के लिए कोई फंड बना रखा है? कैपिटल नेचर है बेटा, पक्का कैपिटल नेचर है। बिल्कुल बिल्कुल एसेट्स में कोई भी कैपिटल नेचर का फंड होगा, उसमें से पैसा निकालो। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो एसेट्स में आना ही आना है, क्योंकि आपकी एसेट्स बन गई उस पैसे से। अगर किसी ने कंप्यूटर फंड बना रखा हो, लैपटॉप फंड बना रखा हो, तो जिस दिन वो लैपटॉप खरीद लेगा, लैपटॉप उसकी एसेट्स नहीं हो गई। और जो बात मैं अब बोलूंगा, अब तो आप रोने ही लग जाओगे सारे के सारे। सर पहले एक बात बताओ सर, अगर कंस्ट्रक्शन की जगह रेनोवेशन लिखा होगा तो क्या होता है? तब भी कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन का मतलब भी यही होता है कि तोड़ ताड़ के बनाना, तब भी वो एसेट्स होती। रिपेयर छोड़ दे, रिपेयर नहीं हो सकता बस। सर इसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है ना? हाँ कॉस्ट कंसेप्ट लग रहा है इसमें। अरे बोलो भाई, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। आज जो मैं बोलूंगा वो अकाउंटेंसी के रूल के खिलाफ है। देखो समझाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आज आपको समझाऊंगा किसी ऐसे दिन जिस दिन हम वेले बैठे होंगे खाली। ठीक, बताओ तुमने 11th क्लास में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा है? जो अकाउंट तुम पढ़ रहे हो उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। यस सर। यस अच्छा बताओ उसको डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं? डबल टू साइडेड इफेक्ट होते हैं। यानी कि पूरी अकाउंटेंसी तुम लोगों ने पढ़ ली, तुम लोगों ने ये जाना कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आज मैं तुम्हें 3 इफेक्ट दिखाऊं तो वाकई आप गुस्से में आ जाओगे कि सर क्या मजाक हो रहा है क्या कोई? ठीक, लेकिन साहब हाँ 3 इफेक्ट आज आप देखोगे। देखो लॉजिक मत पूछना, लॉजिक कभी किसी ऐसी क्लास में बैठेंगे जिस दिन ना मतलब पढ़ने का मूड ना हो, तब ऐसी बातें करने का मजा आता है कि हाँ आप बताओ जी क्या क्या होता है, कि बहुत सारी जनरेटरी का बेस है वो। तो अगर मैं वो जनरेटरी भूल जाऊंगा तो एक छोटे से टॉपिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएगा कि अरे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसीलिए मैं आज कंसेप्ट पे बात नहीं करूंगा। लेकिन साहब वो एक बहुत बढ़िया बात कहता है, और जो वो बात कह रहा है वो आपके लिए वाकई सोचने वाली बात होगी कि ये हो क्या रहा है। साहब ये देखिए, वो कहता है कि सर जो पैसा यहां से आपने माइनस किया है वो पैसा एक तो यहां दिखाओगे आप। हमने कहा अच्छा चलो दिखा दिया। अब वही पैसा एक बार आप कैपिटल फंड में भी प्लस करके दिखाओगे, प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 15 लाख रुपीस। ये लीजिए साहब, बड़ी अजीब गरीब बात है साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नोटंकी हुई है इसकी 3 वाली, ये रिवेन्यू नेचर वाले फंड में भी होती है क्या? नो सर वहां कुछ नहीं होता सर, कैपिटल नेचर वाले फंड में ये सब होता है। रिवेन्यू नेचर के फंड में ऐसा कोई रोना धोना नहीं होता, वो तो खाली माइनस करेगा भूल जाएगा। लेकिन यहां पर आप अपने बच्चों को एक चीज तो हाईलाइट करो आज कि बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अगर वो कैपिटल नेचर का फंड हुआ और उसने खर्चा किया तो आज तू पहली बार एक फिगर के 3 इफेक्ट देखेगा, और वो 3 इफेक्ट अब आपके सामने है। इसके पीछे की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला इस बात को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 3 कैसे हो गए इफेक्ट। पर ठीक है, किसी दिन खाली बैठेंगे तो मैं आपको 3 इफेक्ट प्रूव करूंगा कि देख बेटे इसके पीछे ये लॉजिक था, और आप मानेंगे। हालांकि लॉजिक डबल एंट्री सिस्टम ही है, फिगर अभी भी 2 बार यूज हो रही है, लेकिन देखने में तो साफ साफ दिख रहा है कि 3 बार लिख रहे हो सर, और डबल बोल रहे हो आप भी अपनी मर्जी की चला रहे हो। तो आज हम बात नहीं करेंगे। इसलिए कैपिटल अकाउंट जो बेस फंड होते हैं इनमें एक बढ़िया बात होती है, ये एक फिगर के 3 इफेक्ट शो कर देता है। चलिए एनीवे, तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक बार जरा मेरे बच्चों ये कॉपी करो। सर हाँ बोलो बेटे। लाइब्रेरी की साइड में आपने उसको एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में लिखा, तो वो सिंगल इफेक्ट नहीं हो गया? अब जर ऐसे समझ ले, चलो ओके डन, जैसे आपको समझना है वो आपकी चॉइस है। मैं उस पर अभी कोई एक्सप्लेनेशन कोई कमेंट करना नहीं चाह रहा। एक बार जरा इसे कॉपी करो बेटा सारे, ऐसे जैसे मैंने बनाया है,
ताकि जब भी फंड की बात हो तो कोई बच्चा एक ना समझ ले, वो पहले समझे कि पहले पहचानना पड़ेगा कि फंड है कौन सा, रिवेन्यू नेचर का फंड है या कैपिटल नेचर का फंड है। इसे कॉपी करो सारे, और कॉपी जब हो जाए तो मुझे बताना। वेरी गुड। अब जिन बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े आराम से समझ के करना है, क्योंकि इसने 2 फंड मिक्स किए हैं इस क्वेश्चन में। 2 फंड नहीं है, 2 अलग अलग चीजें लिखी हैं। आप समझिए पहले, फिर मैं आपके साथ इन्वॉल्व होता हूं। हेलो, गुड इवनिंग। तू क्लास में आया भी और चला भी गया, क्या हो गया? तो कौन सा क्वेश्चन करना? एक मिनट होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर तनिष, एक मिनट होल्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, तो चल कोई बात नहीं, कोई नहीं। मुझे वही थोड़ा ऑड लगा कि मैंने कहा यार ये क्लास में आया भी और चला भी गया, मैंने तेरा नाम लिया, तूने रिवर्ट नहीं किया। तो कोई इशू नहीं है। कब की वेडिंग है? कब की वेडिंग है? चल कोई बात नहीं, तो वेडिंग एंजॉय कर, फिर उसके बाद मुझे कॉल कर ले, ठीक है? चल ओके बेटा, ओके। मैं ये स्क्रीन से हटा लूं? सबने कॉपी तो कर लिया ना? यस सर। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं देखूं तो भाई बड़ी गड़बड़ हो रही है इसमें। तो पवेलियन फंड गिवन है, एक पवेलियन दे रखा है इसने मुझे वर्ड, और पवेलियन मेरे हिसाब से तो कैपिटल नेचर का है, आपका मुझे आइडिया नहीं है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक तो मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सट्रैक्टेड। यार पवेलियन फंड मेंशन तो किया नहीं। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट पड़ेगा तो मेंशन हो जाएगा मेरे बच्चे। किया मेंशन? यस।
एक बार देखो, मैंने ये कंट्रीब्यूशन फॉर गवर्नर्स पार्टी को ऐसे दिखाया है, कोई स्टूडेंट इसको लेकर तो परेशान नहीं हो रहा। नो सर। और एक बार देखो, मैंने डोनेशन को ऐसे दिखाया है, इसको लेके किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो भाई? थोड़ा सा उसने क्वेश्चन मिक्स किया कि डोनेशन भी डाल दिया, पर वो डोनेशन किसी पर्पस के लिए नहीं है। तो आप मानते हैं कि जनरल डोनेशन रहा होगा ये, तो मैंने इसको इनकम दिखा दिया। एक डोनेशन फॉर पवेलियन मिला है, वो पवेलियन फंड की वजह से मैं वहां नहीं दिखा पाऊंगा, वो मैंने पवेलियन फंड बना रखा है। सर ये जो गवर्नर वाला इसमें आउटस्टैंडिंग भी तो है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग भी है तो ऐड करना पड़ जाएगा, एक मिनट देखना पड़ेगा नीचे। 30,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, 2,30,000। तो ये 2,00,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, हाँ, 2,10,000 हो जाएगा ये। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर आपने 2,30,000 माइनस 2,40,000 को 2,10,000 के लिखा है। यस सर। ये जानने के लिए कि मेरे बच्चे ढंग से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वरना वो 10 ही है। यही तो मेरी चालाकी होती है, मैं ऐसे पता लगा लेता हूं कि बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैत्री होशियार लड़की है। सर नेगेटिव में नहीं आएगा 10,000? अंशिका तूने मेरी नाक कटा दी। स्पेशल रिसीट, अरे स्पेशल रिसीट है। स्पेशल, अगर ये इनकम हो रही होती तो मैं अभी ये चीज इधर दिखाता। हाँ है ना, भूल गए? प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो माइनस चैरिटी एक्सपेंसेस। यस ये स्पेशल रिसीट वाला केस है ये। अंशिका को तो अभी भी समझ में नहीं आया। आ गया सर, आ गया। आ गया। देखिए साहब, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब आप देखिए इसमें क्या चीज है जिसपे आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। सर कैपिटल फंड हमेशा दिया रहेगा। हाँ, नहीं देगा तो मैं उसको ऐड करके शो कर दूंगा। सिर्फ आउटर कॉलम वाला अमाउंट बताएगा, 100% बताएगा वो। अगर वो कैपिटल नेचर का फंड पूछना चाहता है तो उसे ये बात बतानी ही पड़ेगी। अगर डीपीएस के बच्चे देख रहे हो तो उनके क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने एक फंड यही रखा था, कैपिटल नेचर का फंड था वो। और कैपिटल फंड में दो चीजें मैंने ऐड करके दिखाई थी, एक लाइफ मेंबरशिप फीस जो कि होती है, और एक ये बिल्डिंग जो उसने कंस्ट्रक्शन कराई थी।
बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लास में अजीब सी शांति, जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। आ रहा है सर। आ रहा है सर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं थर्ड क्वेश्चन पे किसी को? नो सर। ये इस टाइप की शांति है जैसे बच्चे जबरदस्ती हाँ कर रहे हो, कोई कह के राजी नहीं है। नहीं तो हमने कैपिटल फंड और प्लस करा है कॉस्ट ऑफ पवेलियन। कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, जो फिगर माइनस हुई थी, जो मैं कह रहा था बेटा कि 3 साइड इफेक्ट दिखाएगा, वो 1, ये 2, ये 3 दिख रहा है। यही कैपिटल नेचर के फंड की खासियत होती है कि ये 3 इफेक्ट दिखा देता है। क्यों पता नहीं। बोलो भाई, क्लियर पॉइंट? यस सर। चलो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ मुझे फटाफट। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ, आंसर गिवन है इसका, और क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाओ। 9 और 10 कर लिया भाई साहब, टॉपिक खत्म, होमवर्क भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जिया क्या कर रही है? जिया, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ समझ में आ रहा है ना तेरे को? हाँ जी सर। आज तो तुम गर्ल्स के बड़े मजे आए होंगे, आज तो अष्टमी थी है भाई। ऐशना, पैसे वैसे लिए पापा से नहीं लिए तूने? लेती है पैसे? हमारे घर कल होती है। अच्छा कल होगी वो, अच्छा तभी तो उदास है आज कि कल। ठीक है, डन डन डन। कुछ नहीं मिलता है। ये गलत बात है भाई, ये बहुत गलत बात है। मैं पापा को बोलूंगा कि ये क्या बात है, वैसे घर की कंजक बैठी हो और आप उसे पैसे नहीं दे रहे। देख जिया कितनी खुश है आज, उछल रही है जबरदस्त। सिया ठीक है सब? सिया की आवाज बिल्कुल डाउन है। वृंदा से मिलकर आई है क्या? उसे, उसकी तबीयत ठीक है? सिया की तो बोलती बंद हो रही है। सिया उदास, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई हॉरर पिक्चर देख ली इसने रात को। पिक्चर आपने दिखा तो दिया आज। ये क्या, ये तो मैंने बड़ा आसान सा टॉपिक पढ़ाया है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? टुच्चा सा टॉपिक नहीं है ये बेचारा। अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि जल्दीबाजी में क्यों नहीं पढ़ाता कोई फंड बेस्ड। आप बच्चों ने बोला जल्दी कर, जल्दी नहीं हो सकता, कुछ भी होगा आराम आराम से ही। ये तो आसान है क्या? ज्यादातर एग्जाम में रेवेन्यू नेचर आता है, कैपिटल नेचर तो आता भी नहीं है। पर आ जाए तो हमारा क्या जा रहा है, हमें दोनों आते हैं। अरे बच्चों, मैं तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। लक्ष्य तू बता भाई, तेरी क्या ओपिनियन है? हॉरर पिक्चर है ये? हाँ, ये तो कॉमेडी पिक्चर है, बिल्कुल जबरदस्त है। क्या इसमें संयम, तेरे को भी हॉरर पिक्चर लग रही है क्या? अच्छा एक बच्चा बताएगा फाइनल, उसने जो बोल दिया वो सच होगा, पक्की बात है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सीरियस एकदम। माधव तू बता बेटा, फाइनल आंसर तेरा माना जाएगा। माधव तो लगता है इतना डर गया क्लास छोड़ के भाग गया है। क्लास में भाग गया, बढ़िया बच्चे हैं। दिव्यांश तू बता भाई। सर सही है। दिव्यांश कह रहा है सही है। जिया तू बता। सर ठीक ही है। ठीक ही है, चलो गुड। मैत्री तू बता। सर इजी है। ये पा कॉन्फिडेंस, एक ये ऐसी बच्ची है जो मेरे को मोटिवेट करती है। वेरी गुड। अरमान तू बता भाई। यस सर। वेरी गुड। सुधा। सही है। सुधा कह रही है सही है, मतलब बड़ी अजीब सी उसने बॉडी लैंग्वेज यूज कर रही है ये अपनी कि चलो गुड। चलो सर आप कह रहे हो तो आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं कह देती हूँ सही है। तानिया तेरे को कैसा लगा है टॉपिक? सर अच्छा लगा। गुड। अब बारी आती है कव्यप्रीत। कव्यप्रीत तू बता भाई।
ये बात 2 बच्चों ने इजी बोला है। ग्लोरिया आप देखना सबको बताएगी। ग्लोरिया तू बता भाई। ग्लोरिया कह रही मैं ऐसे टॉपिक नहीं करती छोटे मोटे, छोड़ देती हूं मैं। ग्लोरिया है क्लास में, ये भी गई। मुझे तो अब लग रहा है हॉरर ही था लगता है। ऐशना सही कह रही थी। हमेशा सही कहती हूँ। हाँ लगने लगा मुझे भी, मेरी बात ही नहीं मानते। अब मुझे भी लगने लगा है कि तू सही कह रही है। आधे बच्चे तो मेरे भाग ही गए बेचारे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे टॉपिक, अब मैं इजी टॉपिक पढ़ाया करूंगा। वानिया तू बता चल। इजी है अगर समझ आ जाए तो। हाँ ये इसने एडजेक्टिव सही लगाया, बिल्कुल सही एडजेक्टिव। अगर समझ आ जाए तो इजी कह सकते हैं, वरना तो गया है पानी में। चलो यशराज जी के भी कमेंट ले लेते हैं। यशराज जी आप हैं क्लास में? हाँ जी आप बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। अरे तेरे तो पता नहीं क्या बोल दिया, क्या बोला, खुल के बोल। इजी है, गुड गुड गुड। हिमांशी तू बता भाई। 9th और 10th है 9th और 10th हो गया। अरे वाह अंशिका सही है, अपने काम में लगी हुई है। कह रहा तुम लड़ते रहो इजी और मुश्किल, मैं करके साइड पे। सर हो गया। 9th और 10th दोनों हो गए। यस सर। यार तुम तो ऐशना को गलत साबित कर दोगे आज ऐसे। ऐशना कह रही टॉपिक टफ है। मैंने ये सर अभी तक। अच्छा तूने नहीं किया, कर यार जल्दी कर ऐशना, जल्दी कर, मैं वेट कर रहा हूँ आराम से बैठ के। सर थोड़ी सी हिंट दे दो कैपिटल फंड वाली। क्या दे दूं थोड़ी सी? नहीं नहीं अरे अभी कुछ नहीं, अभी आराम से मस्त हो। बस ये देख लो, इतना याद रखो कि ये एक इकलौता है पूरी बुक में ऐसा पॉइंट है जो 3 साइड इफेक्ट दिखाता है, और कोई पूरी बुक में तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यही फेमस है बस। हाँ मैं इस पे बात करूंगा, किसी पूरी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा आपको कि फंड बनता कैसे है, फंड बनाने की जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें बातें समझ में आएंगी कि आखिरी पैसा। अब जैसे अंशिका ने भी एक बात पूछी कि फंड में से आप पैसा माइनस करके इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तब भी आप फंड कम नहीं करते, क्या रीजन है इन बातों के? उसके पीछे एक खास किस्म की जर्नल एंट्रीज काम कर रही हैं, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है जर्नल एंट्री, इसलिए मैं उनको ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। कि अगर वो काश हमारे कोर्स में होता तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजें। चलो डन। हाँ भाई बात को आगे बढ़ाया जाए या अभी कोई बच्चा प्रोसेस में है? ऐशना हो गया तेरा? 10th बचा है। 10th बचा है। चल मैं तेरा हो गया। पढ़ूंगी सर मैं, पढ़ लो आगे। अच्छा चल Yes, हो गया चलो गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो एक घटिया टॉपिक, ये तो तुम सबको इजी लगेगा, ये तो बहुत ही इजी लगेगा तुम्हारे को। अब ये तो मैं बिल्कुल भी हॉरर पिक्चर नहीं बनने दूंगा इसको मैं, ठीक। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर वो माधव का मैसेज आया था कि वो ना बेड रेस्ट पे है, वो गिर गया था आज, पता नहीं तो बेड से गिर गया था? नहीं बेड रेस्ट पे है, वो कहीं गिर गया था आज। माधव ना झूठ बोल रहा है, इसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा इसलिए बेड से गिर गया है सोते सोते, ठीक है ना, पक्की बात। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अब क्लास में तो आया था वो। पता नहीं सर, पर पूछो रिकॉर्डिंग करी आपने? नहीं हाँ अब काम की बात आई ना, अभी क्लास तो उसने ज्वाइन की थी तभी तो मैं उसका नाम ले रहा था माधव का, तो क्लास ज्वाइन करके भाग गया वो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैंने लगा रखी है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसे डांट दियो अब की बार, ठीक। चलो बच्चों देखो इधर, एक टॉपिक है, इसका नाम है कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से मैं लास्ट क्लास में इस पे बात कर चुका था आप लोगों से। हाँ अच्छा चलो, अगर मैं बात कर चुका था तो सिया बताएगी। सिया बताइए जरा, कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग की पहचान क्या होती है? आज सिया उदास है बहुत ज्यादा, आज लगता है ज्यादा क्लासेस ले ली उसने। सिया मस्त रहकर खुश रहकर। सिया मेरी बात सुन रही है? हाँ कुछ बोला तो है इसने, क्या बोला है बताइए जरा। कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग की पहचान ये होती है, पहचान लिखो सारे,
रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस से रिलेटेड ही हो सकता है बस। सही से बोला था। हाँ नहीं, मुझे आवाज कम आई थी, वही मैं इस तभी मैंने वो रिपीट किया, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। अच्छा ये बताओ, इसकी एक ही पहचान होती है खाली एक्सपेंस, या एक और पहचान होती है? सर ओपनिंग क्लोजिंग यस, ओपनिंग स्टॉक, या आप चाहे तो इसको ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक, आप चाहे तो इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। गिवन इन क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर ये दो कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए किसी चीज के, तो आप उसके ऊपर कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग यूज करते हैं, यानी कितनी कंज्यूम हो चुकी है वो चीज। और कंज्यूम का फॉर्मूला हमें ये बताया जाता है, कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास 40,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा था, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग था ये, ठीक है। अच्छा बताओ, जब कोई चीज पिछले साल के बैलेंस पड़ी हुई थी, 40,000 की थी हमारे पास, तो आप अब तो शायद समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, कि जिन चीजों का बैलेंस हमारे पास पड़ा हो वो बैलेंस शीट में होती है, जो बच गया। तो 40,000 का जो स्टॉक है ये पिछले साल की बैलेंस शीट में होगा, इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। हमने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीदा। अब मुझे बताओ, स्पोर्ट्स मटेरियल रिवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है? रिवेन्यू नेचर है, यानी कि ये बार बार खरीदना पड़ेगा, एक आध बार खरीदने से काम चलेगा नहीं। और आप शायद ये बात जानते हो कि मटेरियल वर्ड अलग होता है और इक्विपमेंट वर्ड अलग होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो वो एसेट्स होती है, वो कैपिटल नेचर होता है। तो मान लो बेटा आपने 3 लाख रुपए का आपने स्पोर्ट्स मटेरियल इस पूरे साल में और खरीदा, तो बताओ आपके पास कितना स्पोर्ट्स मटेरियल होना चाहिए? 3,40,000। अगर 3,40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास है, तो वो 3,40,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल को एसेट्स मान लेगा और बैलेंस शीट में दिखा देगा अगर है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पूछता है कि भाई आपके पास 3,40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल है? तो हमने कहा नहीं सर, हमारे पास सिर्फ इस समय 10,000 का ही स्पोर्ट्स मटेरियल बचा है। तो बताओ बेटा बाकी का कहां चला गया? फिर यूज हो गया, खत्म हो गया। अब मान के चलो कि आपने एक बॉल खरीद ली, अब वो बॉल पूरे साल तो चल नहीं सकती बॉल, तो डेफिनेटली खत्म हो गई होगी। या मान लो आपने कोई और चीज़ें, मैं उसमें जानना नहीं चाहता, हर तरह का स्पोर्ट्स गुड्स होता है, हर उसका अपना अपना नेचर होता है, तो उस पर बात नहीं कर रहे। तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि पूरे साल में कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज करके खत्म कर दिया? बताओ बेटा। बस यही वो कह रहे हैं कि सर इसी को हम कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि हमने इतने का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया, ये हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारा एक्सपेंस है, खत्म। जो बचा वो हमारी एसेट्स है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आप इसे एसेट्स में दिखाओगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप इसे एसेट्स में दिखाओगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। लेकिन जो आपने कंज्यूम कर लिया मेरे बच्चों, वो आपका खर्चा है। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अच्छा एक और बात सुनो, बढ़िया सी बात बोल रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं। कह रहा देखो सर एक बढ़िया बात बताता हूं आपको। आप यूं समझो कि जैसे 40,000 का आप स्पोर्ट्स मटेरियल ले आए, बड़ी अच्छी बात है, पिछले साल का पड़ा था, अच्छी बात है। आपने 3 लाख का खरीद लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हमने अपने लोगों को स्पोर्ट्स यूज करने के लिए दे दिया, क्लब है, आते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सर एक ऐसी भी ट्रांजैक्शन हुई कि एक दूसरे कोई पर्सन थे, उन्हें स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए था और उन्हें स्पोर्ट्स मटेरियल मार्केट में उस समय अवेलेबल नहीं था। उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब 20,000 रुपए का आप हमें स्पोर्ट्स मटेरियल दे सकते हो। तो हमने कहा साहब ये हमारा काम नहीं है, हम क्लब है, हम ये सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं होते। उन्होंने कहा सर प्लीज रिक्वेस्ट है,
हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमारा काम चल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल है नहीं, हमें अर्जेंट चाहिए, हमारा मैच हमने टूर्नामेंट करा रखा है, अब टूर्नामेंट में हमारे पास अगर मटेरियल हो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी साहब, प्लीज हमें स्पोर्ट्स मटेरियल भेज दो टेम्परेरी प्लीज, जो पैसे हम आपको दे देंगे। अब मैंने ये लिखा कि सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनका बिजनेस है परचेज या सेल करना, हो जाता है कई बार एक ट्रांजेक्शन। बुक वैल्यू 20,000, वो था 20,000 का और हमने उसको 25,000 रुपए में सेल कर दिया, हमने उसे 25,000 में सेल कर दिया। बताओ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। कोई इसको ये ना समझे कि सर ये तो आप तो कहते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब इन्होंने तो परचेज और सेल भी शुरू कर दी। नहीं, ये रूटीन परचेज और सेल नहीं है, हालात कभी कभी ऐसे बन जाते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि इन्होंने अपने बिजनेस में कितना कंज्यूम कर लिया, तो मुझे बच्चे ये बताओ कि मैं खाली क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा या मुझे इसमें से सेल वैल्यू भी माइनस करनी पड़ जाएगी? सेल वैल्यू लेकिन बुक वैल्यू, ताकि सही, ये सब कॉस्ट है, ये 40,000 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ये 3 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। तो बताओ तुमने कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया? 20 का, 25 मत लिख देना। तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? कह रहा है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में जाएगा। वो 5,000 आपकी इनकम है, दिखाओ। लेकिन अभी मैं इनकम नहीं निकाल रहा, मैं तो कंज्यूम निकाल रहा हूं कि मैंने अपने लिए कितना कंज्यूम किया। तो मैंने 20,000 पे ये भी माइनस कर दूंगा। अब बोलो आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है या आपको लग रहा है कि सर क्या आप कुछ भी टीचर हो तो बोलते रहोगे आप? हमें तो ये लॉजिक समझ नहीं आया। कंज्यूम का मतलब आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए कितना यूज किया, दिस इज कॉल्ड कंज्यूम। तो भाई जब मुझे अपने बिजनेस के लिए बताना था तो मुझे 20,000 माइनस करना था कि वो मैंने अपने बिजनेस में यूज नहीं किया, वो मैंने सेल किया था। देखो बच्चों जरा, एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? नो सर। इसे कहते हैं कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है जल्दीबाजी में कि सर मुझे कंजम्पशन बेस्ड समझ ही नहीं आया, या कई बच्चे होते हैं कि जो मतलब पीछे पड़ जाते हैं, लॉजिक में उनको क्लियरिटी नहीं होती, तो बड़ी मजबूरी में मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा एक फॉर्मूला याद कर ले। बताओ जरा वो फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? वेरी गुड। लेकिन सेल वैल्यू में सेल प्राइस माइनस करना है या बुक वैल्यू? इतनी सी बात याद कर लो, कंजम्पशन बेस खत्म हो जाएगा। लेकिन साहब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में, जैसे आज मैंने अपने सामने फंड बेस अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल कराए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन मेरे दिल में अभी एक बात आई है, ठीक, और उस बात पे सिर्फ एक ही बंदा स्टैंप लगाएगा और उसका नाम है ऐशना। ऐशना को बताना है कि नेक्स्ट क्लास में टेस्ट देगी कि नहीं देगी, वो भी। अच्छा एक टॉपिक का ले लो, किसी का भी ले लो, चलो एनपीओ दोगे? यस सर। अरे टेस्ट दिया करो, देख लो फंडामेंटल की टेस्ट देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है अब आप लोगों की। डर के मारे तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे, तुम्हारे फंडामेंटल का नाम लेते ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं तुम्हारे। बताओ भाई ऐशना जल्दी बता दे। सर एनपीओ का ले लो। तेरे कहने पे मैंने एक टेस्ट मिस किया था, आज तक उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे। सर लॉकडाउन हो गया, मेरी क्या गलती है इसमें? चलो कोई बात नहीं, हाँ एनपीओ कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, चलो एनपीओ में भी लेवल बताओ, वो बड़े वाले क्वेश्चन रख लूं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रख दूं बड़े वाले, या अभी ये सब्सक्रिप्शन वगैरह तो मुझे लग रहा है अभी आप इनसे थोड़ा डरते हो। जब तक डर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं सब्सक्रिप्शन रखने के मूड में नहीं हूं, वरना मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट रखता। बताओ बड़े वाले क्वेश्चन या सब्सक्रिप्शन के भी रखूं? सर बड़े वाले। चलो अच्छा ये बताओ बड़े वाले 3 क्वेश्चन की 2। सर वो देख लो जितने मर्जी सर। जितने मर्जी। अरे वाह, दिल बड़ा है बच्चे का, बहुत बड़ा दिल है मेरे बच्चे का। ठीक, वो कह रहा है सर जितने मर्जी आप लो, सोल्व तो मैंने 2 ही करने हैं। जितने तुम कहोगे मैं टाइम के हिसाब से, वैसे तुम्हें 3 तो करने चाहिए एटलीस्ट। सर 2 बड़े रख लो और एक सब्सक्रिप्शन। 2 बड़े और 1 सब्सक्रिप्शन का, चलो ठीक है, ठीक है। तो 1 सब्सक्रिप्शन का रख लेते हैं और 2 बड़े रख लेते हैं, राइट?
यस सर। यस सर। एक और बच्चे से मुझे बात करनी है, मुझे पक्का मालूम है उसे बहुत जरूरी काम पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, और उस बच्चे का नाम है जिया पहूजा। जिया, थर्सडे को टेस्ट ओके? हाँ जी सर। कोई काम तो नहीं है? सोच ले, अभी बता दे जो कुछ कहना है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं दे दूंगी टेस्ट। चलो डन, बस 2 बच्चों ने कंफर्म कर दिया, मतलब अब पूरी क्लास टेस्ट दे देगी, ये कंफर्म है। ठीक है, तो मैं थर्सडे को क्लास नहीं ले रहा, थर्सडे मेरा जायज भी है क्लास ना लेना। ठीक है, अभी टेस्ट लेते हैं विदाउट एनी प्रेशर। वैसे मैंने ऑफलाइन में भी बात बोली थी कि मैं प्रेशर नहीं देना चाहता आप पे अभी किसी टाइम का, सिर्फ मुझे देखना है कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ा पा रहा हूं या नहीं पढ़ा पा रहा। ठीक है, इस टेस्ट के मार्क्स भी पेरेंट्स ग्रुप में नहीं डाले जाएंगे, या आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। बोलो बेटा। सर वो मार्क्स आने के बाद बता देंगे। ये क्या बात है, पहले से डिक्लेयर करो ना, फिर पहले से डिक्लेयर कर लो, मैं उसी हिसाब से प्लानिंग सर करूंगा। रहने दो, मत भेजो। ऐशना बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया कूल लड़की है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स कि सर पहले ही बहुत टेंशन है, आप प्लीज बेमतलब की टेंशन क्रिएट ना करो। तो ठीक है, डन। इस बार ऐशना की ये बात भी मान लेते हैं कि पेरेंट्स ग्रुप में नहीं डालेंगे। इस टेंशन फ्री होकर आप सबको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, और ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है जैसे आप लोग करते आए हैं, प्लीज। राइट, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप कोशिश करना जितना भी आपसे हो। जब मैं खुद बोल रहा हूं कि पेरेंट्स ग्रुप पे नहीं डालूंगा तो नहीं डालूंगा, पक्की बात। ठीक है, तो जेन्युइन तरीके से ट्राई करना कि आपको चीजें आती हैं या फिर नहीं आती हैं। तो डन, नेक्स्ट क्लास में हमारा टेस्ट है, ये बात ओके हो चुकी है, टेस्ट ओके कंफर्म। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर एक बार बता दो, बड़े वाले क्वेश्चन में लेवल कौन सा वाला होगा? बेटा बड़े वाले क्वेश्चन में अच्छा खासा लेवल होगा, पूरी बैलेंस शीट में आएगा, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर सब करवाएगा वो तुम्हारे से। ठीक है, जी सर। है बेटा? नहीं, फंड पर अभी नहीं, आज तो पढ़ाई है बेटा, एकदम दिमाग में बच्चा थोड़ा टाइम लेता है बेटा उसमें, ये सब अभी नहीं होगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।